हेलो एवरीवन। बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें किसी काम में परफेक्शन के लिए सिर्फ एक ही काम करना होता है कि जम करके उस काम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है एंड इट डिमांड्स वेरी हाई एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो बच्चों, हम लोग वन डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। अब इसमें इतने क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं कि एकदम मच जाए, एकदम हमारा अच्छे से मतलब कंट्रोल हो जाए किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे। तो आज भी हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जब तक हम लोग हर एक वैरायटी के हर एक टाइप के क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, आगे हमको नहीं बढ़ना है। थोड़ा पेशेंस रखना है, धीमे चलना है, पीछे चलना है, भागना नहीं है मगर समझ करके चलना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिर कुछ नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। ठीक है। इसके पहले के क्लासेस में भी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पढ़े, जो भी प्रॉब्लम्स देखे, वन डायमेंशन मोशन, अंडर ग्रेविटी, पैराशूट वाले प्रॉब्लम, टू बॉडी प्रॉब्लम, मूविंग प्लेटफॉर्म, सारे अलग अलग वैरायटी के मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमें इन क्वेश्चंस को देखना है, करने के तरीके जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखना है और फिर खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको कर जाओ। 200, 300, 400, 500 जितने तुमसे हो सके तुम उसको करो। और जब तुम करने के बाद अपने आप को देखोगे, खुद को फील करोगे, तब तुम कहोगे यार अब तो कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। तो आज भी हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और देखेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए। बट स्टार्ट करने के पहले अगर किसी बच्चे के कुछ लेक्चर्स पीछे छूटे हैं तो उसको अर्जेंट बेसिस पर जा कर के तुरंत उन वीडियोस को देख करके बैकलॉग कंप्लीट करो। साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर बैकलॉग होते हैं इट्स ओके फाइन, बट एट द सेम टाइम इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको वक्त निकाल करके हम पूरा करें। ठीक है। चलो, तो जल्दी से कंप्लीट करो, साथ साथ चलो, सब कुछ बढ़िया होगा। चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ स्पीड v। इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था मैंने उसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मैं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके एडिट करके फिर से बना रहा हूँ। ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो कुछ देर पहले ऑप्शन कुछ और था तो कुछ और हो गया। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था तो मैं इसको फिर ठीक करके एडिट करके दूसरा ऑप्शन लिख के फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो कह रहा है कि बच्चों अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से, हाईएस्ट पॉइंट से एक बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं। कितने स्पीड से फेंकते हैं? तो v स्पीड से फेंकते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, फेंको ना, कौन मना किया है। एंड रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 3v। अच्छा, इसको फेंकता हूँ मैं v से। अब ये v से फेंका तो जाहिर सी बात है पहले ही ऊपर जाएगा, जहाँ उसकी स्पीड 0 होगी, फिर वो घूम करके नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, फिर बता दूँ मैं, ये जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे आएगा। अलग अलग दिखाऊंगा ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो जब ये नीचे टकराता है तो 3v स्पीड से टकराता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना कि जब वो बॉडी ऊपर जा कर के नीचे गिरेगी तो जिस पॉइंट पर मैं उसको फेंका था, जब वो उस पॉइंट पर पहुंचेगी तो वापस उसकी स्पीड सेम रहेगी v। तो v से पहले 0 होगा, एट दिस पॉइंट स्पीड विल बी 0, और जब उसी पॉइंट पर पहुंचेगा तो v के बराबर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो v स्पीड से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, उसकी स्पीड 0 हुई, फिर उस पॉइंट पहुंचा v के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आने जाने में जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, वो सेम है, तो सिमेट्रिकल चीज़ें चेंज करती हैं। तो यहाँ से v से 3v होने में बस हाइट पता कर लो। तो कौन सा इक्वेशन लगाना है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v मतलब यहाँ पे हाइट 3v है तो कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर। u मतलब यहाँ से बात करो तो v स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है।
तो 8v² इज इक्वल टू 2gh, 4 टाइम्स में कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4v² बाई g। तो 4v² बाई जी इज थर्ड ऑप्शन। तो यही है तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ऐसे ही इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एकदम सिंपल है, एलिमेंट्री है, मगर ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर जा कर के 0 होगा, जब गिरेगा तो उसी पॉइंट पर सेम स्पीड मिल जाएगी, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ये चीज़ थोड़ा कर पता कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा। फर्स्ट इज डन, चलेंगे सेकंड की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुमको करने को उसको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन हम लोग को गिनना नहीं है, आज 10 किया, 12 किया, 15 किया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 4 क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन करें, 6 क्वेश्चन करें, ढंग के करें, कुछ सीखने को मिले, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हो, कुछ अप्रोच बढ़िया सीखने को मिले, तब वो क्वेश्चन करने का मजा है। तो देखो यहाँ फिर तुम्हें कुछ और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। कहाँ से फेंका? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ग्राउंड से नहीं, टॉप ऑफ द टावर की बात हो रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक ग्राउंड से फेंकने की बात होगी, किसी टावर के टॉप से फेंकने की बात होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी टावर के टॉप से फेंक रहे थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने। तो किसी हाइट से, किसी टावर के टॉप से बॉडी को फेंक रहा हूँ विथ अ वेलोसिटी। ठीक है, दिया नहीं, हटाओ। आगे कह रहा है कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो द टावर, टावर के से h हाइट नीचे जो वेलोसिटी होगी और टावर से h हाइट ऊपर जो वेलोसिटी होगी, उनमें कंपैरिजन की बात हो रही है। मैं तुमको फिगर बना के दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सुनो, देखो एक बात हो रहा है, मेरा सिर्फ ये पर्पस नहीं कि मैं क्वेश्चन लिखूं, सॉल्व कर दूं, तुम देख लो हाँ बढ़िया बढ़िया सॉल्व हो गया, आंसर कैसा। वो सलूशन तुम्हें कब आएगा, तुम्हें कैसे आएगा, वो अप्रोच मुझको तुमको ही सिखाना है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, वो सोच हम डेवलप कैसे करेंगे वो तुमको सिखाऊंगा कि क्या हमको सोचना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। भले एक क्वेश्चन में पूरा दिन लग जाए, लेकिन सही तरीका पढ़ने पढ़ाने का यही होता है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। पहले कह रहे बच्चों कि हमें एक हाइट दिया हुआ है, एक टावर है, नहीं पता टावर की हाइट क्या है, छोड़ दो, हटाओ। यहाँ से मैंने किसी बॉडी को फेंका, कितने स्पीड से फेंका नहीं पता है, छोड़ो हटाओ, जो नहीं पता हटाओ, लास्ट में देखा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब ये जाहिर सी बात है, चलो मैं मान लेता हूँ यू स्पीड से फेंका गया, अब ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा और कहीं पर उसकी स्पीड 0 होगी, वही उसका क्या होगा h मैक्स। ठीक है, जहाँ उसकी स्पीड 0 होगी, यहाँ से हाई उसकी मैक्सिमम वही होगी, और फिर उसके बाद जो होगा ये भाई सब लौट करके सीधा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सीधा धरती पर गिरेंगे, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है करा वो सुनना। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से बॉडी को मैंने फेंका है। अब यहाँ से h हाइट नीचे, ठीक है, और यहाँ से h हाइट ऊपर, इन दोनों पॉइंट की बात हो रही है। बात को समझना, मैं 2 पॉइंट लिया, चलो A और B। A क्या है, जहाँ से फेंका गया वहाँ से h हाइट नीचे। B क्या है, जहाँ से फेंका गया वहाँ से h हाइट ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि h हाइट नीचे जो वेलोसिटी है इस ट्वाइस, डबल है किसका, ऑफ द वेलोसिटी h हाइट एबव। क्लियर क्वेश्चन है, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि द वेलोसिटी एट अ पॉइंट h मीटर बिलो द टावर, h मीटर बिलो द टावर, यहाँ जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज मान लेता हूँ मैं v डैश, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ, और ये जो वेलोसिटी है वो डबल है, ट्वाइस है, ऑफ द वेलोसिटी h मीटर एबव इट। इसके h मीटर जो एबव देख रहे हो पॉइंट B, यहाँ मैं वेलोसिटी मान लिया v। तो क्वेश्चन कह रहा है कि v डैश इज 2 टाइम्स ऑफ v। ये क्वेश्चन कह रहा है कि h मीटर बिलो जो वेलोसिटी है, अच्छा किसके बिलो, जहाँ से फेंका गया उसके नीचे, h मीटर नीचे जो वेलोसिटी है
h मीटर ऊपर की वेलोसिटी का 2 गुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द, इस बात को ध्यान रखना कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी एबव द टॉप ऑफ द टावर। टावर से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, मार्क करना है इस वर्ड को। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहे हैं, टावर से जहाँ से फेंका गया वहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी है वो हमको पता करना है। तो मैंने मान लिया ये एच मैक्स है। एक नज़र ऑप्शन पे दौड़ा लो, हमको ये एच मैक्स मैक्सिमम हाइट इस एच के फॉर्म में देनी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की अगर मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी हो, मैंने यहाँ यू स्पीड से फेंका तो हमको पता है कि यू स्पीड से फेंके हैं, और एच मैक्स मुझको अगर चाहिए तो एच मैक्स और यू में फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh मैक्स, हम इस सब फॉर्मूला जानते हैं। तो लिंक पकड़ना किसके लिए क्या चाहिए वही तुमको सिखाने जा रहा हूँ। अब मुझको लगा कि यार मुझको एच मैक्स चाहिए, अब मैं दिमाग घुमा कि यार एच मैक्स निकालने के लिए तो हमको ये यू चाहिए। बिना इनिशियल स्पीड के बॉडी को जो फेंका है मैंने स्पीड यू, हम एच मैक्स कतई नहीं निकाल सकते, हमेशा एकदम इम्पॉसिबल होगा। तो एच मैक्स निकालने के लिए हमको ये इनिशियल स्पीड चाहिए यू, लेकिन एच मैक्स की जो यार एच के फॉर्म में दिया है, तो मुझको इस यू स्क्वायर, इस यू की वैल्यू एच के फॉर्म में पता करनी है। ये कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बॉडी को फेंकने की इनिशियल स्पीड, मार्क माय वर्ड्स, बॉडी को फेंकने की इनिशियल स्पीड अगर मैं एच के फॉर्म में पता कर लूँ तो यहाँ बैठा दूंगा, एच मैक्स निकल जाएगा। तो पूरी की पूरी कहानी कहाँ पे टिक गई कि भैया इनिशियल स्पीड फाइंड करिए बॉडी को जो फेंका गया है यू, लेकिन वो यू की वैल्यू इस एच के फॉर्म में फाइंड करिए। यहाँ रखिए, गंगा नहाइए, काम खत्म। अब ये कैसे फाइंड करेंगे यू की वैल्यू एच के फॉर्म में, बेहद सिंपल है। देखो यू स्पीड से फेंका, एच हाइट ऊपर, स्पीड वी हो गई है, तो फॉर्मूला लगाऊँ मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और एच हाइट नीचे। अच्छा फिर एक बात है, अगर यहाँ से लौट कर आएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड फिर कितनी होगी, हम सब जानते हैं उसी हाइट पर लौट के आगे स्पीड कितनी फ्री होगी। तो यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ मैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सिंपल। और वी डैश की वैल्यू है 2v, 2v यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 2v पुट करूँगा तो क्या होगा, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमें फाइंड क्या करना था, हमें यू स्क्वायर की वैल्यू को स्मॉल h के फॉर्म में फाइंड करना था। v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको हटाना है, तो यहाँ मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8gh, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मुझको u और h फाइंड करना है। u की वैल्यू h के फॉर्म में यहाँ रखूँगा, h मैक्स फट से आ जाएगा। अप्रोच देखना है क्वेश्चन का, कैसे करूँ, माइनस माइनस एंड प्लस, कितना हो जाएगा ये कट गया, और ये कितना हो जाएगा u माइनस 4u स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 3u स्क्वायर एंड प्लस 2gh प्लस 8gh, ये कितना हो जाएगा प्लस 10gh, ठीक है। तो 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 10gh, तो देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3gh, यही मुझको चाहिए था। u की वैल्यू h के फॉर्म में चाहिए था, यहाँ रख दूँ, काम ख़त्म हो जाए, रखूँ फट से यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझको 10/3gh इज इक्वल टू 2g h मैक्स, g से g कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 5/3h इज इक्वल टू h मैक्स। तो h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/3h, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था और कितने अच्छे से करने का तरीका हमने तुमको बताया। इसलिए हमेशा कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमेशा थोड़ा समय निकाल करके 15-20 सेकंड सोच लो
कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। मुझको अप्रोच मैंने क्या लगा फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन काउंट नहीं करना है, सीखना है हर क्वेश्चन में। ये करने का तरीका सर क्या बता रहे हैं, क्या बताया सर ने, एच मैक्स फाइंड करना है। बिना इनिशियल स्पीड के एच मैक्स कतई नहीं फाइंड कर सकते भाई। किसी बॉडी को तुमने फेंका, कितने एच मैक्स तक जाएगा ये हम कब पता कर सकते हैं, जब फेंकने की स्पीड पता होगा तब तो बताओगे, क्योंकि हर स्पीड के लिए बॉडी की हाइट अलग अलग होगी। और रिलेशन क्या होता है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच मैक्स। तो हमने कहा यार एच मैक्स निकालना है तो u निकालना होगा, लेकिन ऑप्शन में देखा तो एच मैक्स की वैल्यू h के फॉर्म में थी। तो अब दिमाग लगा कि यार u स्क्वायर की वैल्यू को u की जो वैल्यू है ये हाइट h के फॉर्म में मुझको चाहिए। रख दोगे, काम खत्म। तो फिर क्या किया, दो इक्वेशन लगाया, एक h हाइट ऊपर के लिए, एक h हाइट नीचे के लिए। और नीचे की हाइट पर जो स्पीड थी ऊपर की हाइट की स्पीड का डबल था। वही कंडीशन लगा करके इक्वेशन बनाया, सॉल्व कर लिया। u स्क्वायर की वैल्यू h के फॉर्म में आ गई, यहाँ पुट कर दिया, h मैक्स की वैल्यू आ गई स्मॉल h के फॉर्म में। ये तरीका यही कहलाता है अप्रोच सीखना, कि सही अप्रोच कैसे लगाया जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, बस सीखना है और इसको अप्लाई करना है। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, मुझको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्या लिखा सॉल्व किया, लिखा सॉल्व किया, लिखा सॉल्व किया, वो काम नहीं करना है। पूरे क्लास में 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 6 ही क्वेश्चन करेंगे, मगर तबीयत से करेंगे और जम कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, चलेंगे थर्ड की तरफ। डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एलिवेटर लिफ्ट से किसी बॉडी, हम लोग अब तक जैसे हम लोगों ने मूविंग प्लेटफॉर्म पढ़ा था ना कि पैराशूट है, बैलून है, तो उसी तरीके से बच्चों मूविंग प्लेटफॉर्म में एक एलिवेटर भी होता है। लिफ्ट, जैसे हम एक लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, अभी तो ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ग्राउंड से किसी चीज़ को ड्रॉप किया तो ये स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है। एक लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट मूव कर रही है तो मूविंग प्लेटफॉर्म हो गया। और मूविंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बलून में, पैराशूट में, रॉकेट में, सारा पढ़ लिया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या चीज़ रखनी है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और बिलीव करो वहीं पर लड़के फंसते हैं। तो उस पॉइंट को तुमको बताऊंगा, तुमको ध्यान रखना है, फंसना नहीं है। अगर कैसा क्वेश्चन कभी आता है तो जैसे क्वेश्चन कैसा बनेगा समझ लो। तो हर एक क्वेश्चन को तुमको समझना है, क्या इस क्वेश्चन में ये अप्रोच सर ने बताया है, इस क्वेश्चन में ये अप्रोच सर ने बताया है। जैसे हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रही है, तो लिफ्ट कैसा हो गया, एक मूविंग प्लेटफॉर्म हो गया। अब यहाँ से मैंने बॉडी को ड्रॉप किया, किसी बॉल को, कॉइन को, पत्थर को ड्रॉप किया। वो पत्थर जब नीचे पहुँचेगा तो लिफ्ट के सरफेस से टकराएगा, एलिवेटर के फ्लोर पर गिरेगा। वहीं से क्वेश्चन तुमसे बनता है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ही आते हैं, मगर सही तरीका नहीं पता होने से बच्चे गड़बड़ करते हैं। मगर तुम यहाँ पर हो, तुमको सही तरीका पता होगा, सही क्वेश्चन करने का तुमको मेथड पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझेंगे फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एन एलिवेटर इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग इज गोइंग अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सेंटेंस पढ़ करके बात एकदम क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक लिफ्ट बना दूँ, मैं एक एलिवेटर बना दूँ। एक एलिवेटर के अंदर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। और ये एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है विथ कांस्टेंट स्पीड। इसकी स्पीड कांस्टेंट है। और कितनी कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू दिया है मुझको कितना, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके हाथ में एक कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन को ड्रॉप करता है, और जब कॉइन को ड्रॉप करता है तो कॉइन की जो हाइट है, कॉइन की जो हाइट है इसके एलिवेटर के सरफेस से, वो दिया बच्चा 2.45 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक कॉइन को इसने ड्रॉप किया नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसने कॉइन को ड्रॉप किया, और जब कॉइन को ड्रॉप किया तो कॉइन की जो हाइट थी ग्राउंड से, वो ग्राउंड से नहीं, लिफ्ट के सरफेस से, वो 2.45 मीटर थी। फिगर देखकर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या है,
कि एक पर्सन है, लिफ्ट के अंदर आराम से मस्ती से खड़ा है, ठीक है, कुछ काम करने को नहीं है उसको, तो उसके पास कोई सिक्का उक्का रहा होगा, उसी के साथ खेल रहा है, ऐसा समझ लो। अब इसके पास एक कॉइन था, अकेला लिफ्ट में है, क्या करे, कुछ करने को नहीं है। तो जनाब ने क्या किया, पॉकेट से कॉइन निकाला और उसको हाथ से ऐसे ड्रॉप कर दिया। और जब उसका हाथ ऐसे ड्रॉप किया तो उसका जो हाथ था इसके फ्लोर से 2.45 मीटर ऊपर था। अब चलो हटाओ, 2.4 मीटर कैसे गया, हटाओ, है ना, बस समझ लो कि 2.45 मीटर ऊपर हाथ था, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कॉइन है ये सरफेस तक कितने देर में पहुँचेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया और बॉडी का हाइट दिया है, कहाँ से ड्रॉप किया गया और ग्राउंड तक पहुँचने में कितना समय लेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके लिए हम लोग h = ut + ½ gt² इक्वेशन सदियों से लगाते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चालाकी दिखानी होगी क्योंकि हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो स्टेशनरी सरफेस नहीं है। यहाँ पर तुम खड़े हो, ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है और इसकी स्पीड भी है। हम लोग इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चालाकी से कॉन्सेप्ट को समझते हुए। सबसे पहली बात, हम लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हम लिफ्ट के ये आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, तो जो लिफ्ट की स्पीड है वही इस आदमी की स्पीड होगी। कॉइन इस आदमी के हाथ में था, तो जो इसके हाथ की स्पीड होगी वही कॉइन की भी होगी। तो बच्चों, जब कॉइन इसके हाथ से छूटा होगा तो उसकी इनिशियल स्पीड जो रही होगी वो ऊपर की तरफ रही होगी, और कितनी रही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हम सब अच्छे समझ चुके हैं पैराशूट और बलून वाले क्वेश्चन में, ठीक है भैया। मूविंग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए यार, जो प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी वही बॉडी की भी होगी। तो भैया कॉइन की जो इनिशियल स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये यू तो हमको मिल गया। अब ठीक है, यू मिल गया तो लगा दीजिए। नहीं, एक और बात समझो, जब ये कॉइन ऊपर से जा करके नीचे की तरफ आएगा ऐसे गिरने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड ऊपर की तरफ है, पहले ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पर कहीं स्पीड 0 होगी वहां रुकेगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन जब तक ये नीचे आ रहा होगा तब तक लिफ्ट का फ्लोर भी तो ऊपर जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि लिफ्ट भी तो मूविंग है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो ये सिर्फ कॉइन लिफ्ट की फ्लोर की तरफ नहीं जा रहा है, लिफ्ट का फ्लोर भी कॉइन की तरफ आ रहा है। तो तब जाकर के दोनों का मिलन होगा। तो मान लो अगर मैं कहूँ कि जो हाइट है ये, अगर मैं कहूँ कि जब ये कॉइन इस फ्लोर पर गिरा तो 2.45 मीटर से ड्रॉप किया था और h हाइट मीटर नीचे गिर गया। तो अगर मैं कॉइन के लगाऊँ फॉर्मूला, फॉर कॉइन h = -10t, -10 क्या होगा सब बता दें मैंने, डायरेक्शन ऊपर की तरफ तो नेगेटिव होगा, -10t + 1/2 9.8t², या कितना हो जाएगा ये, -10t + 4.9t²। ये तो हो गया कॉइन के लिए। एंड फॉर फ्लोर ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के लिए फ्लोर की बात कर लो। अब कॉइन नीचे की तरफ आ रहा है और लिफ्ट का फ्लोर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जब दोनों का मुलाकात हुआ, अगर ये h हाइट नीचे आया तो इसका मतलब कि ये 2.45 माइनस h हाइट ऊपर गया होगा, क्योंकि पूरा हाइट कितना है, 2.45 है। 2.45 में से अगर ये h गिरा तो ये ऊपर कितना चला होगा, 2.45h माइनस h, ताकि दोनों का भाई 10 मीटर है, मैं x चलूँ और तुम मेरे पास आकर मिल जाओ, तुम कितना चले 10 - x, मैं x चला, तुम आगे मेरे पास 10 - x चले। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए लोगों ने कि बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, ये x डिस्टेंस चला और ये आके मिल गया, तो ये अगर x चला होगा तो ये कितना चला होगा, 10 - x। अब यही चीज़ तुमको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो लिफ्ट का एलिवेटर का फ्लोर है और वो भी ऊपर की तरफ गतिमान है,
तो अगर ये कॉइन h हाइट नीचे आया तो ये भी तो कुछ ऊपर गया होगा, यही मतलब फ्लोर कितना गया होगा 2.45 माइनस h। भाई उसने h कवर किया तो बकाया फ्लोर ने कवर कर लिया, मिल गए दोनों। तो और फ्लोर की स्पीड कांस्टेंट है, तो फ्लोर के लिए मैं लगाऊंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। डिस्टेंस कितना चला 2.45 माइनस h, क्योंकि 2.45 में से h तो वो चल चुका था, और स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम, इसमें कोई जी वगैरह का बात ही नहीं होगा। हमें टाइम फाइंड करना है, सिंपल सी बात ये है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ऐड करने मज़ा ये आएगा कि प्लस h माइनस h पहले कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 2.45, राइट साइड में माइनस 10t प्लस 10t वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 4.9 t स्क्वायर। तो देयरफॉर t स्क्वायर विल बी 2.45 डिवाइड बाई 4.9, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो t स्क्वायर इज 1/2, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बालक 1/√2 सेकेंड इज योर आंसर। तो 1/√2 सेकेंड बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 1/√2 समय बाद जो ये कॉइन होगा वो एलिवेटर की लिफ्ट से एलिवेटर की लिफ्ट बोल रहा हूँ, एलिवेटर के फ्लोर से टकरा जाएगा। ये चीज़ तो हम लोग को पता है कि बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा इक्वेशन बनता है, स्पीड को नेगेटिव कर देते हैं, वेलोसिटी को नेगेटिव कर देते हैं। ये बात कई बच्चे भूल जाते हैं कि सिर्फ कॉइन ही नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉइन ही नीचे नहीं आ रहा है, लिफ्ट का एलिवेटर का फ्लोर भी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो कुछ डिस्टेंस कॉइन गिरेगा, कुछ डिस्टेंस फ्लोर चलेगा, धप से मिल जाएंगे दोनों। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको भूलना नहीं, बहुत बच्चे इसी चीज़ को भूल जाते हैं। बस स्पीड दिया, लगा दिया, हाइट पता लगा दिया h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। सर ने नेगेटिव बताया, ये भी याद रखा कि सर ने बताया था कि बॉडी ऊपर जाके नीचे आएगी तो नेगेटिव करना, ये भी याद रखा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भूल के कि एलिवेटर का सरफेस भी ऊपर जाएगा, वहीं पर बात गड़बड़ा जाएगी। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम मुस्तैद रहो कि हाँ तरीका मुझको पता है, लाओ क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन लेकर के आना। एक एक क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही फिजिक्स सीखी जाती है, एक दिन में नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं, मगर होता ज़रूर है। यू हैव टू कीप पेशेंस। जैसे थर्ड क्वेश्चन के लिए फोर्थ क्वेश्चन पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुरंत चलते हैं, डू इट फास्ट। फाइन, तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, जो भी एक बहुत प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हम लोग इस चीज़ को बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो तुमको मैं बताया ना कि 3 फॉर्मूले अच्छे से, 3 कॉन्सेप्ट एक वीडियो में तुमको बना के दिया था, 3 कॉन्सेप्ट वाले जी कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, है ना। उसके पहले भी तुमको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि मोशन एंड ग्रेविटी में ये 2-3 पॉइंट्स हैं लोगों को ध्यान रखने हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन वीडियोस को बहुत सीरियसली आकर देखो, क्योंकि वहाँ जो पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को ही बच्चों यहाँ पे यूज़ करना है, समय बचाना है, वक्त बचाना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या देखते हैं पहले। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी u। कोई एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड से किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u, ठीक है। u स्पीड से इसको फेंका मैं, ये जाएगा अपना, जैसी उसकी स्पीड होगी उसके हिसाब से किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर अपने रिटर्न जर्नी को वापस आएगा। मैं तुमको बताया था ये आना जाना पूरा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिकल, ठीक। मतलब जितना वक्त जाने में उतना वक्त आने में। कह रहा है कि पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर टाइम t1। अब देखो मज़ा, और वो मज़ा देखो जो तुमको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था इसके पहले वाले वीडियोस में, उन कॉन्सेप्ट का अब मज़ा देखो, तुमको मज़ा आएगा कि हाँ जो पढ़े थे उसको यूज़ कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये किसी पॉइंट से पास करता है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा इसको t1,
ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करता है, 2 बार पास करता है। कब? एक बार जाते वक्त और एक बार रिटर्न जर्नी में आते वक्त। तो अब तो मैंने अलग अलग दिखाया, मगर जाएगा भी ऐसे और आएगा भी ऐसे। ये हमेशा बताता हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। सर तो अलग अलग दिखाएंगे ताकि बच्चे को दिखाई पड़े आना जाना क्या होता है। एक ही मैं कैसे दिखाऊंगा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, अलग अलग कर दिया मैंने। तो भैया उसी पॉइंट पे दोबारा भी तो गुजरेगा, कंफर्म गुजरेगा उसी पॉइंट से। तो दोबारा कब गुजरेगा? इस पॉइंट से कितने समय बाद। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से बात समझना, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। या तो टाइम यहाँ से पूछा जाए और या तो एकदम स्टार्टिंग से पूछा जाए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग बच्चों में होता है, मगर उस कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को दूर कर दे रहा हूँ मैं तुमको बताया था कि जिस 2 पॉइंट पर हाइट सेम होती है उस पर जो T1 T2 की वैल्यू होती है, मगर मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T2 है, तो T1 प्लस T2 क्या होता है? इस जर्नी का टोटल टाइम। मैंने बताया भी था कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या होता है? T, और ये T क्या होता है? 2U/G, ठीक है, यात्रा का पूरा समय। लेकिन ये जो T2 है बच्चों वो यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है। T1 भी यहाँ से यहाँ और T2 भी यहाँ से यहाँ। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ से मैंने फेंका और T1 टाइम पर यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर वापस आने में वक्त बताओ। तो जो T2 मुझको निकालना है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से दोबारा काउंट करना है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टोटल टाइम इज कैपिटल T, ठीक है। टोटल टाइम है कैपिटल T, यहाँ से यहाँ तक जाने का। अच्छा एक बात और समझना कि जितने टाइम में इस हाइट तक गया है, इसको भी हटा दो, उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक वापस भी आएगा। ये सिमेट्रिकल होता है, कन्फर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ से हाइट तक जाने में T1 लिया है तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी T1 ही लेगा। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने कितना मान लिया? कैपिटल D, T डैश कर दो, मेरा कन्फ्यूज होगा, T डैश है। तो ये T1 प्लस T डैश प्लस T1 ये किसके बराबर होगा? ये पूरे जर्नी के समय के बराबर होगा। तो मैं अगर करूँ इस फॉर्मूले को लगाऊँ तो T1 प्लस T डैश प्लस T1 इज इक्वल टू 2U/G। इस बात को गौर करना, फिर से बोलते बच्चों, T डैश जो है वो यहाँ से काउंट किया गया समय है। अगर यहाँ से काउंट किया वो समय होता तो फॉर्मूला क्या लगाता? T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2U/G। लेकिन यहाँ से काउंट करना था तो T1 प्लस T डैश प्लस T1 इज इक्वल टू यात्रा का पूरा समय TU/G। तो 2T1 प्लस T डैश इज इक्वल टू 2U/G। तो देयरफॉर T डैश की वैल्यू क्या आएगी बालक? 2U/G माइनस 2T1। अगर 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? U/G माइनस T1। तो U/G माइनस T1 इज योर आंसर। 2 उसमें लगा रहेगा। अच्छा मज़ा देखो कि अगर मैं यहाँ से वो T2 काउंट करता कि यहाँ से यहाँ तक T1 है और यहाँ से यहाँ तक वापस हाइट तक कितना है? T2। तो फॉर्मूला ये लगाता और यहाँ से मुझको T2 इज इक्वल टू क्या मिलता? 2U/G माइनस T1 मिलता, जो भी तुम्हारे ऑप्शन में मौजूद है। मगर फ़र्क समझना वो क्या है, ये 2U/G माइनस जो T1 है वो यहाँ से वापस उस हाइट तक आने का समय है, और ये जो है 2U/G माइनस T1 वो यहाँ से यहाँ तक आने का समय है। तो अगर फ्रॉम स्टार्ट अगर नहीं बोल रहा है कि जहाँ से फेंका गया वहाँ से दोबारा हाइट तक का पहुँचेगा, तो इसका मतलब कि यहीं से हाइट निकालना, यहीं से टाइम निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हम लोग किए हैं प्रीवियस कक्षाओं में, उसका नतीजा है कि फट से सॉल्व हुआ है। तो इन सब क्वेश्चन को एंजॉय करने के लिए उन वीडियोस को देखो, पहले समझो, नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे ये वाला सॉल्व हुआ है। चलेंगे 5th की तरफ, डू इट फास्ट। चलते बच्चों क्वेश्चन 5th की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या कुछ सीखने को मिलता है।
कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 180 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक 180 मीटर की हाइट बना ले जहाँ से हमने बॉडी को ड्रॉप करना है। तो अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 180 मीटर, ठीक है। तो चलो मैंने मान लिया ये 180 मीटर की हाइट है। यहाँ से एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया, चलो इस बॉडी को नाम दिया मैंने ए। ड्रॉप किया, जाहिर सी बात है यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आफ्टर 4 सेकेंड अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बात को ध्यान रखना कि 4 सेकेंड बाद हमने एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है। आफ्टर 4 सेकेंड अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v। उसी पॉइंट से हमने एक बॉडी b लिया, इस बॉडी b को मैंने ऊपर की तरफ फेंका v स्पीड से, लेकिन इसको ड्रॉप करने के 4 सेकेंड बाद, सो दैट बोथ ऑफ देम रीच द बॉटम एट द सेम टाइम। अब ये आश्चर्य की बात है यार कि यार इसको 4 सेकेंड बाद फेंका तो भी ये क्यों साथ पहुंच गया, क्योंकि इसको स्पीड फेंका गया है, स्पीड दिया गया। ऐसा पॉसिबल है कि पहुंच सकता हो। इसको ड्रॉप किया गया, उसको फेंका गया, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए टाइम का डिफरेंस होने पर भी दे कुड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। 4 सेकेंड का फर्क भूलना नहीं। तो पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v। यार अगर मैं बॉडी ए के लिए फॉर्मूला लगाऊँ तो ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू u0 है हाफ GT²। इक्वेशन नंबर 1 कर दूँ, या यहाँ से अगर g मुझको पता ही है यार तो क्यों ना t की वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं। तो अगर 10 लूँ तो ये कैंसिल एंड 36 इज इक्वल टू t²। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया बालक, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी, यानी कि ये बॉडी 2 सेकेंड में ही पहुँच जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको फेंकने के 4 सेकेंड बाद फेंका गया है। तो ये अगर 6 सेकेंड लिया और ये 4 सेकेंड बाद फेंके और फिर भी साथ पहुँच गया, तो पक्का इसको 2 सेकेंड में अपना पूरा कार्यक्रम पूरा करना होगा, ताकि वो ए के साथ ग्राउंड को एक साथ टच करे। तो ए तो सीधे गिरेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, हालांकि बी वर्टिकल डाउनवर्ड ही गिरेगा, मगर पूरे ऊपर के कुछ घूम फिर के आएगा तब गिरेगा। तो ए गिरा नीचे सीधे, बी गया ऊपर, फिर घूम के आया तब नीचे गिरा, और 2 सेकेंड में काम पूरा कर लिया। अब बी के लिए मैं लगाऊंगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। h कवर जहाँ से फेंका गया उसी हाइट को लेते हैं 180, और ऊपर की तरफ फेंका गया v स्पीड से, तो माइनस v इंटू 2 सेकेंड लिया है, प्लस 10/2 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 180 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2v, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2v इज 160 इज इक्वल टू माइनस 2v। तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, माइनस 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर की फिगर गया तो नेगेटिव आएगा, तो v की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड इज योर राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 बॉडीज थे, दोनों बॉडी पर हमको एक क्वेश्चन को लगाना था और सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना था। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। और अच्छा, ये नेगेटिव आने का मतलब ये है कि देखो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव माने हैं, नीचे को पॉजिटिव माने हम लोग, तो इसके नेगेटिव आने का ये सिग्निफिकेंस है कि इसका डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 6 की तरफ करेंगे, चलेंगे, डू इट फास्ट। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और यकीन मानो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को एक लेवल और अप करेगा, तुमको कुछ और नई बात सीखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन को लाकर कुछ सिखाना है, सिर्फ काउंटिंग नहीं बढ़ाना है। देखते क्वेश्चन 6 हमको क्या कह रहा है और क्या सिखाना चाहता है हमको। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस बात का हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। तो पार्टिकल के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दिया जाए और एक लंबा से स्ट्रेट लाइन बनाते, इसी में सब कुछ करना होगा। तो यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया अपने मोशन को t इज इक्वल टू 0 से, u इज इक्वल टू 0 से, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हमें नहीं पता है, अपने सहूलियत के लिए मैंने a मान लिया है, ठीक है। जो होगा आगे देखा जाएगा। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छी बात है। आफ्टर टाइम t नॉट, अब ये t0 से स्टार्ट किया और t नॉट तक चला, होगा t नॉट 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी है। आफ्टर टाइम t नॉट, मान लो वो t नॉट समय यहाँ पे, आफ्टर टाइम t नॉट द एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन, एक्सेलरेशन का साइन मतलब उसका डायरेक्शन भी कह सकते हो, एक्सेलरेशन का साइन बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन मतलब अब वो डी एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, यहाँ स्पीड उसकी 0 थी, लेकिन टी नॉट तक पहुँचते पहुँचते एक्सेलरेशन की कृपा से वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी। चलो मान लिया वो जो वेलोसिटी बढ़ी है वो है कैपिटल V, जस्ट इमेजिन। और इसी पॉइंट पे बच्चा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, नाउ इट बिकम्स -a, मतलब सीधी भाषा में कहने का है अब डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा, ये कैपिटल V आगे जाकर के कम होना शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, V हो गया, अब घटेगा। क्यों भैया, A का नेगेटिव हो गया है, साइन चेंज हो गया है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। और एक मज़े की बात, पते की बात, बहुत ध्यान से सुन लो। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं किया है, सिर्फ साइन चेंज किया है। अगर 5 है तो ये 5 ही है, अगर 5 का एक्सेलरेशन है तो 5 का डी एक्सेलरेशन भी है। मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेशन हो गया। कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मैग्नीट्यूड सेम रहे और वो एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेशन हो जाए, तो याद रखना एकदम क्लियर कट बात, जितने टाइम में 0 से बढ़ करके V हुआ है, एग्जैक्टली, आई रिपीट एग्जैक्टली, मार्क माई वर्ड एग्जैक्टली, उतने ही टाइम में t नॉट में ये वापस V से 0 पे हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर ये 0 से V होने में t नॉट समय लिया, तो अगेन t नॉट से 0 होने में, V से 0 होने में ये t नॉट का समय लेगा। तो इसकी स्पीड 0 थी, बढ़ के पहले V हुई थैंक्स टू एक्सेलरेशन, घट के फिर 0 हो गई थैंक्स टू डी एक्सेलरेशन। अब पूरा वक्त कितना लगा, t नॉट प्लस t नॉट 2t नॉट। लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई है। अब इसके बाद ये पलटेगा, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन अभी भी है, बॉडी को 0 तो कर दिया है, अब पलट कर खींच करके पीछे लाएगा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन पहले बॉडी को स्लो करता है, फिर रोकता है, फिर खींच करके पीछे लाता है। तो जब ये डी एक्सेलरेशन को रोक देगा, अच्छा ये इसको रोक के 0 पे कर दिया और फिर ये गायब हो गया, तब तो बात वहीं पे ख़त्म, ये पड़ा का पड़ा रह जाएगा। लेकिन डी एक्सेलरेशन अभी भी है, बॉडी को 0 पे तो ला दिया है, अब उसको उल्टा खींचना शुरू, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है, साइन चेंज होने का मतलब क्या, दिशा चेंज हुई है। पहले एक्सेलरेशन इधर रहा होगा, V के डायरेक्शन में रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, इस टाइम के बाद क्या हो गया, एक्सेलरेशन इधर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन पहले बॉडी को स्लो किया, फिर रोक दिया, और रोकने के पकड़ कर खींच के पीछे लाएगा। तो अब यहाँ से वापस आने में कितना वक्त लेगा मुझको पता है। स्टार्टिंग से पूछा है समय, आफ्टर टाइम t नॉट क्या है, फाइंड द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से यहाँ से वहाँ जा कर के फिर वापस आने में कितना वक्त लेगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से यहाँ t नॉट प्लस t नॉट, तो यहाँ से यहाँ जाने का समय कितना होगा, 2t नॉट। जब लौट के आएगा तो 2t नॉट से कुछ ज़्यादा ही ना होगा,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2t0 तो सिर्फ उसको 0 होने में लग जाएगा, और अगेन 2t0 माइनस रूट 2t0 से कम भी नहीं हो सकता, तो 2t0 और 2t0 से कम तो नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होगा। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड में हमारा मामला फंसा है। अब कैसे निकालते हैं, देखो यार, अब जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा वापस आना, तो इसकी स्पीड यहाँ पे 0 है, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, अगर मैं ये डिस्टेंस s मान लूँ, ये डिस्टेंस s मान लूँ, तो इसको वापस यहाँ से यहाँ तक आने में 2s डिस्टेंस कवर करनी है। और ये s है क्या, s इज इक्वल टू यू कित, अगर मैं यहाँ से यहाँ लगाऊँ तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरुआत लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ लगाऊँ और सोच लूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा है, टी डैश, तो यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्टेंस कितना है, 2s है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है 0 है, प्लस हाफ ए टी डैश स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, s बाई 2s, हाफ ए कैंसिल, टी नॉट स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, s से s कैंसिल, तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टी नॉट स्क्वायर, तो टी डैश की वैल्यू कितनी होगी, √2 टी नॉट, तो टी नॉट प्लस टी नॉट और यहाँ से यहाँ तक √2 टी नॉट, तो जो टोटल टाइम है बिगनिंग से वो टी नॉट प्लस टी नॉट प्लस √2 टी नॉट के बराबर होगा। ये टी नॉट √2 टी नॉट है क्या, सुन लो। पहला वाला टी नॉट एक्सेशन की वक्त है, जब 0 से कैपिटल वी इसकी स्पीड बढ़ रही थी। अगला वाला टी नॉट कैपिटल वी को 0 होने वाला समय है, और फिर जब 0 हो गया तो पलट कर वापस खींचा जाएगा, उसका समय है √2 टी नॉट। तो पूरा जो वक्त लगेगा वो कितना होगा, 2 प्लस √2 टी नॉट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो 2 प्लस √2 टी नॉट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। जो काम की बात समझने की है वो ये है कि अगर एक्सेशन और डी एक्सेशन सेम हो, और ये बताओ सिर्फ टाइम नहीं, डिस्टेंस भी सेम होगा। अगर एक्सेशन डी एक्सेशन सेम है तो जितने देर में 0 से बढ़कर v हुआ है उतने ही देर में v से घट करके 0 भी हो जाएगा। और यही नहीं, डिस्टेंस भी सेम होगी, जितना डिस्टेंस चलने में उसको 0 से v हुआ है उतना ही डिस्टेंस चल कर वो v से 0 भी हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल होता है, तुम देख भी छोगे ना, ग्रेविटी में क्या होता है, पहले एक्सीलरेट होता है, सॉरी ऊपर की तरफ पहले डी एक्सीलरेट होता है, फिर एक्सेट होता है। तो ये आना जाना बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है कि नहीं, पहले बताओ। जाने में भी u/g, आने में भी u/g, तब बोलते हो 2u/g, तो वही तो है। टी नॉट क्यों सेम नहीं होगा, वहाँ भी ग्रेविटी सेम है, जाते वक्त भी वही 9.8, आते वक्त भी वही 9.8, जो रेट डी एक्सेशन का है वही रेट एक्सेलरेशन का है, तो सब कुछ सेम होगा। जितने हाइट में वो स्पीड घट करके 0 हुआ है उतनी हाइट में वो 0 से बढ़कर वापस उस वैल्यू पे आ जाएगा, टाइम भी सेम होगा। तो एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन का जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सिमेट्रिकली चीज़ें चेंज करती हैं, टाइम भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हमको करने को मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिला। ठीक है, तो 6th इज डन, 7th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये भी इसके ठीक पहले क्वेश्चन की तरह, छठे क्वेश्चन की तरह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, करने में तुमको मजा आएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छी बात है, यहाँ तो सिंपल बात कह रहा है यार कि स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट करता है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन तो हमको चाहिए ही होता है, इसके बिना तो फिर हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कैलकुलस की एंट्री हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, अब 10 मीटर पर सेकेंड से इसने शुरू किया, एट t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन मैंने अपने
मान लिया ए है, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कुछ समय बाद इसकी जो स्पीड है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो बढ़ना तय है। 50 मीटर पर सेकेंड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसी पॉइंट पर कहानी बदल गई। और कहानी बदल गई का मतलब ये हो गया जो एक्सेलरेशन था उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगर कभी इस तरीके से रहा होगा तो एक्सेलरेशन अब इस दिशा में आ गया, यानी कि अब डी एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। बॉडी अब क्या होगी, स्लो होगी, स्पीड अप नहीं स्लो होगी। तो अगर लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है, साइन बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस है। तो तुमको भी कुछ देर पहले मैंने बताया था अगर कहीं मैग्नीट्यूड सेम हो बस डायरेक्शन रिवर्स हो तो सिमेट्रिकल चेंज होता है। जितने टाइम में, मान लिया टाइम t है और डिस्टेंस मान लिया s है, जितने टाइम और डिस्टेंस में 10 से 50 हुआ है उतने ही टाइम और डिस्टेंस में ये 50 से 10 तक पहुंचेगा। तो 50 से 10 पहुंचेगा उतने ही टाइम में उतने ही डिस्टेंस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द स्ट्रेट अप स्टार्टिंग पॉइंट। अब होगा क्या कि यहाँ से 50 से 10 हुआ है लेकिन 10 पे रुकेगा तो नहीं, ये तो अपने सहूलियत के हिसाब से हमने मान लिया है। रुकेगा तब ये जब 10 क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 होगा, कुछ पॉइंट मैं कहूँ तो A, B, C, D। D वो पॉइंट है जहाँ स्पीड 0 हो गई है, और इसके बाद वो पलट करके वापस पहुँचेगा यहाँ पर भी, तो कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। वो डी एक्सेलरेशन पहले बॉडी को रेस्ट में ला देगा और फिर खींच के पीछे लाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई जब उसकी स्पीड 10 होगी उसके बाद वो और स्लो होगा, 0 पर पहुँचेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको पहले ये देखना होता है बॉडी रुक कहाँ रही है, क्योंकि जब बॉडी रुकेगी तभी तो पलट करके आएगी। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम बनेगा। अब मैं यहाँ से यहाँ एक क्वेश्चन अगर लगाऊं, ये वाला v² = u² + 2as, तो यहाँ पर v कितना है, 50 का स्क्वायर 2500, u is 10 100 + 2as, तो 2400 = 2as, तो 1200 = as। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी s होगा, लेकिन यहाँ से लौटेगा नहीं, लौटेगा तब जब उसकी स्पीड 0। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना, 10 से 50 अगर है तो 50 से 10 को सिमेट्रिकल माना जाएगा। अगर 10 से 50 होने में t समय लिया, s डिस्टेंस चला, तो फिर 50 से 10 होने में भी t समय लेगा, s डिस्टेंस चलेगा। जिस स्पीड से स्टार्ट करेगा वहीं पे अंत करना, तभी सिमेट्रिकल मानेगा। ऐसा नहीं कि 10 से 50 और 50 से 0 ले लिया ना, 10 से 50 फिर 50 से 10, तब सिमेट्रिकल बात बनेगी, डिस्टेंस और टाइम तुमको सेम मिलेंगे। अच्छा, अब पलटेगा तो यहाँ से नहीं, क्योंकि पलटेगा तब जब स्पीड 0 होगी, और स्पीड c पर 0 नहीं हो रही है, c पर तो 10 मीटर पर सेकंड है, d पर 0 हो रही है। तो मैं ये जरा पता कर लूँ कि d तक जाने में डिस्टेंस अभी और कितना चलेगा ये। तो अगर c से d में लगाऊं तो v² = u² - 2s लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे था 10 का स्क्वायर 100 - 2as', ठीक है। तो 100 = 2, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो a की वैल्यू 1200/s कह सकते हो, तो 1200/s × s', तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो s की वैल्यू ऊपर भेज दूँ, और 12 2 जा 24 = s', यानी कि s' की वैल्यू s/24 है। ये s चला, ये s चला, और ये s/24 चला। रुकते रुकते तो s/20, भाई तुम जब ब्रेक लगाओगे तो कुछ समय लेगा 0 होने में, तो 10 से 50 होने में s, 50 से 10 होने में भी s, लेकिन 10 से 0 होने में s/24 ऐसा एक्सेलरेशन रहा होगा। तो अब जरा मुझको बताओ, जब ये लौट के यहाँ से यहाँ आएगा इनिशियल पॉइंट पे,
तब कितना डिस्टेंस चलेगा? तो कहोगे सिंपल सी बात है, s/24 प्लस s, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49/24s। अब यहाँ से यहाँ तक आने में 49/24s चलेगा, और अब इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जब स्टार्ट करेगा, टर्न मारेगा, जब टर्न मारेगा तब तो उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी। अब होगा एक्सेलरेशन का जलवा। तो फिर लगाओ फॉर्मूला, v² = u² + 2as। v² यहाँ से यहाँ तक आने की फाइनल स्पीड निकालनी है, तो v², u² यहाँ पे क्या था 0 + 2a, a की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो रख दूँ यहाँ से 1200/s, तो 1200/s, और ये s जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला है वो कितनी है 49/24s। ठीक है, s अल्टीमेटली कैंसिल्ड, और 12 2 जा 24 भी कैंसिल, तो v² की वैल्यू क्या आ गया 4900, तो v की वैल्यू आ गई 70 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड। यही उसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, 10 से स्टार्ट किया, जब 50 मीटर पर सेकेंड में पहुंचा तो एक डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो एक डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो घटेगा, और 10 से स्टार्ट किया था तो 50 से 10 तक आने में सब कुछ वैसे ही होगा। s डिस्टेंस चलेगा, s डिस्टेंस चलेगा, t समय लेगा, t समय लेगा, लेकिन 10 पर वो अभी रुकेगा तो नहीं, 10 से 0 आएगा तब पलटेगा। तो हमने 10 से 0 आने का डिस्टेंस कितना निकाल लिया s/24। अब जब 0 हो गया तो जो डी एक्सलेशन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, खींच करके वापस ले जाएगा, उसको रोकेगा, स्लो करेगा, रोकेगा, फिर खींच के ले जाएगा। तो जब खींच के जाएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा s/24 + s, जो कितना आ गया था पूरा 49/24s। अब ये 49/24s तक होने में कितना स्पीड गेन करेगा वो मुझको निकालना था। तो v² = u² + 2as, यहाँ से यहाँ तक का लगा दिया। a की वैल्यू वहाँ से निकाली है 1200/s, और ये s क्या है वही 49/24 जो उतना चला है। सॉल्व किया, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते v की वैल्यू आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग को बताएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क में करने को दूंगा, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा होमवर्क है। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं, जो चीज़ सीखे हैं, जो मेथड, जो अप्रोच देखा है, उसको अच्छे से कॉपी पर नोट डाउन करना, सीखना, प्रैक्टिस करना, उनको अप्लाई करना, तभी बात बनेगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे बच्चे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझको बताएंगे, और बहुत बच्चे बताते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि सारे बच्चे इसको, इन जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बताते हैं, और ऑलमोस्ट 99.99% बच्चों का आंसर सही भी होता है, जो कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए। ठीक है, तो लगे रहो, ऐसे ही मन से, जी जान से जो टास्क दिया जाए उसको करो, और ऑनेस्ट होकर के पढ़ाई करो। रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा रहेगा, हमारे हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, मुझको इसका आंसर दिखाओगे, मैं चेक करूँगा, मैं सबके आंसर देखता हूँ। ठीक है, तो आज जितना भी चीज़ें पढ़ा, जो भी सीखा, उसको नोट डाउन करना, सीखना, अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना। मेरे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।